flux density B in a region is 0.5 vapor per meter square directed vertically upward. Find EMF induced in a straight wire 5 centimeter long perpendicular to V when it is moved across field in a direction at an angle of 60 degree with horizontal with speed of 100 centimeter per second. तो वेलोसिटी देखो अगर 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब 60 डिग्री एंगल तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है हॉरिजॉन्टल से, तो मोशन और फील्ड के दरमियान भी कितना होगा, क्योंकि मोशन और फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होता है। 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। थीटा की जगह हम 30 रखेंगे। देखो बी तो 0.5 है वेपर पर मीटर स्क्वायर, एल जनाब 1 सेंटी, एल से पहले यहाँ वी हम 1 ले लेंगे ना, 100 सेंटीमीटर नाम लगा है 1 सेंटीमीटर, और जो एल की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर है तो 5/100, और एंगल ज़ाहिर है हम 30 ले रहे हैं sin 30। अब होगा क्या, ये देखो 0.5 इंटू 1 इंटू 0.05 इंटू 0.5 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर 0.0125 वोल्ट। बच्चों एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको आप इमोशनल की तरह याद रख सकते हो, लाइक इमोशनल ईएमएफ। आखिर क्या है इसमें, देखो इसमें व्हेन कंडक्टर इज मूव अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर मूव अक्रॉस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, एट पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस इट्स एंड, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा है अक्रॉस इट्स एंड, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। और इसको हम जाहिर करते हैं, देखो एक्चुअली ये जो कैपिटल वी है ये ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस का जाहिर करता है, और स्मॉल वी जिसके ऊपर बार हो हमेशा फिजिक्स में वेलोसिटी को जाहिर करता है, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। अगर थीटा है तो साइन थीटा भी आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ एक सवाल है, ट्रेन इज मूविंग डायरेक्टली साउथ with a uniform speed of 10 meter per second if the vertical component of the earth is magnetic, earth magnetic induction is 5.4 into 10 power minus 5, compute the EMF induced in the axle 1.2 meter long। ध्यान रखो जब भी ये डायरेक्शंस की बात आ जाए तो इसका लगे थीटा 90 डिग्री है, तो खाली हम कितना यूज़ करेंगे फार्मूला V = VBL। अब देखिए वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ दी हुई है ये 1.2 मीटर ये रही, और ये जो आपके पास P की वैल्यू है 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वेव पर मीटर स्क्वायर। बता चुका हूँ वेव पर मीटर स्क्वायर टेस्ला और न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक ही बात। अगर यूनिट टेस्ला है या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर है या वेव पर मीटर स्क्वायर है, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, यही रखें। कन्वर्जन कब करेंगे, जब यूनिट फॉल्स होगा तो 10 की -4 से करेंगे। सो जी ये हो गया 10 और 10 की -5 10 की -4 हो जाएगा। 5.4 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6.48। पेपर में बहुत दफ़ा इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया और ज़ाहिर है अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। P = 5 टेस्ला, V = 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 3 सेंटीमीटर, और इंड्यूस EMF पूछा। वेल इंड्यूस EMF का फार्मूला VBL sin थीटा, V से मुराद यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है। वैसे इसके लिए एक आसान सी तरकीब याद रखा करो, V स्मॉल लगा के बाल लगा दो तो वेलोसिटी है, यानी फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस या वॉल्यूम, वैसे यहाँ कोई ताल्लुक भी नहीं। P से मुराद मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो कि 5 टेस्ला है, L लेंथ जो कि 3 सेंटीमीटर है, और अगर थीटा मेंशन नहीं है तो इसका मतलब थीटा का कोई जिक्र ही नहीं होगा, या थीटा ऑफ कोर्स 90 है, खाली इतना फार्मूला रह जाएगा हमारा VBL। तो वेलोसिटी तो 2 है, B5 है 3/100, वेल 2 5 10 होता है, एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 3/10 0.3, आंसर 0.3 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई, इंड्यूस EMF ऑफ 40 मिली वोल्ट इज़ इंड्यूस्ड इन अ कॉयल ऑफ 500 टर्न्स। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल आए हैं, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं। व्हेन करंट इन नेबरिंग कॉयल चेंजेस फ्रॉम 15 एम्पेयर टू 5 एम्पेयर in 0.2 seconds, what is mutual inductance of the coil, what is the rate of change of flux in second coil। तो देखो एक एक करके देख लो। EMF 40 मिली एम्पेयर है, ठीक है, 40 मिली एम्पेयर डिवाइड हो जाएगा 1000 से 0.0 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न 500 है।
अब करंट 15 एम्पेयर से 5 एम्पेयर, 15 से 5 यानी 15 से 5 10 एम्पेयर, टाइम 0.2 सेकेंड। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो ये होता है भाई, हम इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बना लेते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टाइम डिवाइड बाय आई पी। अब देखो ये सेकेंडरी वोल्टेज 0.04 अभी हमने देखा था, करंट 0.2 टाइम 0.2 सेकेंड और करंट 10 एम्पेयर। यहाँ पुट करो, बड़ा आसानी से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ हेनरी आंसर। और जब हम इसकी बात करेंगे डेल फाई अपॉन डेल टी, तो ये ई एस अपॉन एन एस। सो सेकेंडरी हमारे पास ऑलरेडी 0.04 है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो गई थी 500, डिवाइड करो 0.04 को 500 से, तो 8 × 10⁻⁵ वेव पर सेकेंड आंसर। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन दैम। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन कंटेन नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक बट ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन दैम, ठीक है। और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। A magnetic field is the region in which a force is experienced on a moving charge on a magnet. If a charge is moving with velocity v in a magnetic field of induction, B is given as F = Q V × P। ये सारे की पॉइंट है, मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो, पहली जो बात कह रहे हैं बड़ी है, मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो यही तो है भाई, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। और जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उनमें खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन कंटेन नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दैम। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भाई, जब मोशन में होंगे तो ना सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स भी उनके दरमियान में होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट धुआंधार की पॉइंट। लेकिन बच्चों, कहानी में ट्विस्ट आता है, एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली मैग्नेटिक फोर्स। अब यही करंट अगर किसी कंडक्टर के अंदर से गुजर रहा है तो इसमें खाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी। ये सारे की पॉइंट्स पास पेपर की एमसीक्यूज हम कवर करते जा रहे हैं, चुन चुन के ढुशुम ढुशुम कर रहे हैं एक एक एमसीक्यूज का, ठीक है। जब कोई मैं टॉपिक करा रहा हूँ तो बच्चों उस चैप्टर का पूरा हम पोस्टमार्टम करते हुए जाते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब है कि फिर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी कोई ऐसी एमसीक्यूज आए जो आपने ना किया। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच अ फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन मूविंग चार्ज और मैग्नेटिक। यार ये तो एक समझ में आने वाली बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है एक, तो कोई जैसे ही इसकी फील्ड में कोई इसी जैसा मैग्नेट आएगा, पॉजिटिव तो रेपेल होगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा। फिर कह रहे हैं इफ अ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B से जाहिर करते हैं, कैपिटल B से, इज गिवन बाय F = Q V × P। यार ये बना है मैं फार्मूला इसका, गौर से देख लो। जहाँ तक देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के चैप्टर की डायमेंशन से ताल्लुक है तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था F = है, तो B बराबर हो जाता है F/L। F की डायमेंशन तो याद होनी चाहिए, mLT-2। I का मतलब है करंट जिसकी डायमेंशन A होती है, L का मतलब है लेंथ, ऑफ कोर्स डायमेंशन भी L ही होती है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डायमेंशन आती है B की हमारे पास, वो आ जाती है MT-2A-1। जिस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से, वैसे ही B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालनी है, बड़ा आसान है। देखो B की डायमेंशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, MT-2A-1, उसको मल्टीप्लाई कर दो L² से, ये हो जाएगी MT-2A-1 L²। अब बच्चों, क्या सेल्फ इंडक्टेंस की भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं? फार्मूला बताया तो था E = L del I/del T। हमें तो ये L चाहिए। अच्छा, ये L से मुराद ऑफ कोर्स लेंथ नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो इसको del L लिख दो ताकि थोड़ा फर्क रहे, ठीक है। अब ये बराबर किसके हो जाएगी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय करंट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद होनी चाहिए। mL² T-3A-1। टाइम की डायमेंशन T, करंट की डायमेंशन T।
डायमेंशन का टॉपिक जब मैं अलग से कराता हूँ तो कुछ डायमेंशन याद करने को बोलता हूँ, जैसे कि फोर्स की, वर्क की और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो अब सीधी सादी बात है यार, T-3 और T1, T-2 बचेगा, एक ऊपर -1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, A-2, ये फाइनल आ। थोड़ा दिमाग लगाओ तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन हमने निकाली अभी, ml² T-2 A-2। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ठीक है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं। अच्छा देखो और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रोमोटिव वोल्ट और टाइम, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर भी किसके इक्वल होगा? हेनरी के इक्वल होगा। यानी हम एक यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का क्या कह सकते हैं? वोल्ट इनटू सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। और देखो m का मतलब है मास यानी kg, लेंथ का मतलब लेंथ यानी कि डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, T-2 पर सेकंड स्क्वायर, A-2 पर एम्पेयर स्क्वायर। यानी एक यूनिट हेनरी का यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एक यूनिट क्या हो सकता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर। या ये भी आ सकता है कि एक हेनरी किसके बराबर होता है, या ये जो क्वांटिटी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर किसके इक्वल होती है? बहुत सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या होगा? हेनरी, हेनरी, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। तो देखो डायमेंशन से यूनिट, यूनिट से डायमेंशन निकालना बड़ा आसान है। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e moving with uniform speed v at right angles to a magnetic field of flux density b is given by। तो ये ऑप्शन थी हमें। देखो सीधी सादी बात है, बात हो रही है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge e moving with uniform speed v at right angles to a magnetic field of flux density is given by। तो देखो नेट फोर्स हमेशा बराबर किसकी होती है? मैग्नेटिक फोर्स। नेट फोर्स m है, मैग्नेटिक फोर्स BeV, तो m उधर जाके डिवाइड, तो A बराबर होगा BeV अपॉन m, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा A। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल भी होता है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 4 kg एंड चार्ज 8 कूलम moving with uniform speed 0.25 meter per second at right angles to a magnetic field of flux density 6 Tesla is given by। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड 6 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, 0.25 मीटर पर सेकेंड यानी 1/4, मास 4 kg है। तो 8 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी, 6 2 ऊपर नीचे 4, मज़ीद भी कटेगा। 0.25 का मतलब क्या होता है भाई? 1/4, ये हम बार बार बता चुके हैं। 4 और 2 कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी, और 6/2 3 मीटर पर सेकंड। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज ए लेवल की जो कि यहाँ पेपर में पूछी गई। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? राइट एंगल 90 डिग्री टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, इन द एसेंस ऑफ अदर फील्ड, ध्यान से देखो बात हो रही है इन द एसेंस ऑफ अदर फील्ड। इन विच डायरेक्शन इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड? ऑप्शन ए इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, टू द लेफ्ट, टू द राइट। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द एंड विद हाइयर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और हाइयर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखो ये एरो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इसका मतलब है कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि हमेशा हाइयर टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। तो इस सूरत में डिफ्लेक्ट होगा हाइयर पोटेंशियल, और हाइयर पोटेंशियल कहाँ है बच्चों? लेफ्ट पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू द लेफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिर देखो ना बात क्या हो रही है? हाइयर पोटेंशियल। हाइयर पोटेंशियल ये एरो जाहिर कर रहे हैं कि ये हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर। तो हाइयर कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। तो करेक्ट आंसर जो बड़ी अच्छी एक एमसीक्यूज है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the axis of solenoid carrying a current. Which of following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है along the axis of solenoid carrying a current. Which of following is correct statement about the electromagnetic force acting on the electron? Option A, the force act radially inward. Option B, the force act radially outward. Option C, the force acts in the direction of the motion.
ऑप्शन डी नो फोर्स एक्ट्स। तो आखिर ये सब है क्या, चलो आओ पूरा रीजनिंग के साथ समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन is perpendicular to the direction of the magnetic field. In this case, the magnetic field is parallel to the axis of the solenoid and thus no electromagnetic force is produced. MF से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मेरे भाई पहले इन्होंने तो कहा कि मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड यानी पैरेलल है इसके, पैरेलल है तो कोई फोर्स प्रोड्यूस ही नहीं होगी। करेक्ट आंसर होगा नो फोर्स एक्ट। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेंस लॉ। आखिर ये लेंस लॉ होता क्या है और इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या काम है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी हमेशा सेम रहती है। जैसा कि हमारा AC जनरेटर है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, और DC जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेंस लॉ में भी कुछ ऐसी बात है। लेंस लॉ में हम करते हैं कॉइल के पास एक मैग्नेट लाते हैं, जैसे ही अच्छा जब मूव करेंगे, मूव नहीं करेंगे रेस्ट में तो कुछ नहीं होगा, जब मूव करेंगे मैग्नेट को कॉइल की तरफ तो एक EMF इंड्यूस होगी। ये क्यों हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा, हमने कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। अच्छा जितना ज़्यादा मैं कॉइल को या मैग्नेट को मूव करूँगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी ज़्यादा चेंज होगी यानी मैकेनिकल वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी चेंज होगी। तो बात वो ये है कि ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो लेंस लॉ को इसलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा कर रहा है। इंड्यूस EMF याद रखो तभी होता है जब चेंज किसका हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब एक बड़ी एप्टी के हिसाब से हम इंड्यूस EMF भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेटेड एक डायनेमिक। ये क्या चक्कर है, देखो जब कॉइल रेस्ट में हो और मैग्नेट मोशन में हो तो स्टेटिक इंड्यूस EMF, लेकिन अगर कॉइल मोशन में हो और मैग्नेट रेस्ट में हो तो डायनेमिक इंड्यूस EMF। यानी रिश्तेदारी की असल हम किसको देखते हैं, कॉइल को। कॉइल रेस्ट में तो स्टैटिक इंड्यूस EMF, और अगर मैग्नेट रेस्ट में और कॉइल मोशन में है तो डायनेमिक। देखो FBI के लिए देखो ये फोर्स हो गई आपकी थंब की डायरेक्शन, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है आपके, और ये I हो जाएगा करंट। तो ऐसी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। थंब की डायरेक्शन में आपकी फोर्स, सेकंड फिंगर जो हो गई ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी जो फिंगर्स हैं इनको जो हम कर्ल कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो याद रखने की बेहतरीन ट्रिक होती है FBI, कभी गलती नहीं। तो फिजिक्स में बड़ा अहम चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आखिर ये चैप्टर है क्या। एक बड़ा मशहूर फिजिकिस्ट था जिसका नाम था ओरेस्टेड। 1819 के ईयर को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ईयर, और फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है ओरेस्टेड को। बड़ी अहम MCQs है, पेपर में आती है। बच्चों फ्राइडे कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। मैक्सवेल कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। दोनों ही सही थे, दोनों ही बातें होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह पे। अब याद कैसे रखें कि किसने क्या कहा, तो देखो M फॉर मैक्सवेल, M फॉर मैग्नेटिक। क्योंकि मैक्सवेल का नाम M से शुरू होता है इसलिए M को प्रेफर करता है, कहता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मेरा नाम M से तो मैं भी M को प्रेफर करूँगा। अब फ्राडे का नाम तो F से शुरू होता है लेकिन E F का पड़ोसी होता है और E से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्राडे ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फ्राडे चूँकि F से शुरू होता है तो अपने पड़ोसी E यानी इलेक्ट्रिक को तरजीह देते हैं।